और कानपुर से इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। जय वाजपेयी के भाइयों पर इनाम, जय के 3 फरार भाइयों पर इनाम घोषित किया गया है। 25-25 हजार का इनाम घोषित हुआ इन पर। तीनों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत जो है कार्रवाई हुई थी। विकास दुबे का खजांची जय वाजपेयी, आपको याद होगा विकास दुबे पैसे जब इन्वेस्टमेंट करता था, कहां कितने पैसे लगाने हैं, जय वाजपेयी जो है उसे आइडिया देता था और उसकी हेल्प करता था। डीआईजी डॉक्टर प्रतिंदर सिंह ने इनाम घोषित किया है। ये बड़ी खबर, क्योंकि विकास दुबे एनकाउंटर के बाद से ही जब जय वाजपेयी का नाम सामने आता है और इसके तीनों भाई फरार हो जाते हैं, क्योंकि उनकी भी संलिप्तता जो है पाई गई थी। अब गिरफ्त से बहुत ज्यादा दूर नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर इनाम घोषित कर दिया गया है 25-25 हजार का। साथ ही गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई जो है, इसका जिक्र जो है किया गया था पहले से ही। इन पर कार्रवाई भी हुई थी। अमित गंजू हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमित जी, एक बार फिर से शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। बहुत समय से इनकी तलाश थी और इनाम घोषित कर दिया गया। देखिए जीनत जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि विकास दुबे से जुड़े हर व्यक्ति पर पुलिस अपना शिकंजा कस रही है, मगर जय वाजपेयी वो फिगर है जो उसे खजांची कहा जाता था, जिसके पास विकास दुबे के करोड़ों रुपए की बात होने की बात प्रकाश में आई है, एसआईटी की जांच में भी और एसटीएफ की जांच में भी। जय वाजपेयी के भाई दोनों उस दिन से फरार चल रहे हैं। ये कहीं ना कहीं लोकल पुलिस की सबसे बड़ी चूक रही। जिस दिन से एसटीएफ ने उससे पूछताछ की, लोकल पुलिस ने पूछताछ की, मगर उनके भाइयों को उस घेरे में नहीं लिया गया, क्योंकि जो भी बीसी की बात की जाती थी या जो पैसे का ट्रांजैक्शन था उसमें उनके दोनों भाइयों का हाथ था। मगर लोकल पुलिस, बजरिया और नजीराबाद पुलिस ने कभी ये जहमत नहीं उठाई कि उसके साथ जाके पूछताछ की जाए या उनके ठिकानों पर छापे मारी जाए। अब क्योंकि डीआईजी प्रतिंदर सिंह ने इसको गंभीरता से लिया और उसके बाद से टीम का गठन किया गया, और अब जब उसके बाद इनकी धरपकड़ करने का प्रयास किया गया और इस प्रयास से दूर रहे, उसके बाद कल देर रात 25-25 हजार रुपए का इनाम इन पर रख दिया गया है। और इसके अलावा ये डीआईजी ने साफ कहा है कि जो भी इनकी सूचना भी देगा उसको भी इनाम मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। इसे देर आए दुरुस्त आए भी समझा जा सकता है, क्योंकि इतने वक्त तक जो है एक लापरवाही क्यों की गई, ये भी सवाल। कानपुर देहात में गोलीकांड के एक और आरोपी ने सरेंडर कर दिया है। कानपुर देहात जिला कोर्ट में विकास दुबे के एक और गुर्गे धर्मेंद्र उर्फ धीरू दुबे ने सरेंडर किया है। उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। यूपी एसटीएफ और कानपुर पुलिस को इसकी तलाश थी। एसटीएफ जो है और कानपुर पुलिस को चकमा देकर वकील की ड्रेस में कोर्ट में सरेंडर किया है। जज ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में इसे जेल भेज दिया है। यहां पर भी स्मार्टनेस ही दिखाता हुआ नजर आया, लेकिन फिर भी अब पुलिस के गिरफ्त में। तो धर्मेंद्र उर्फ धीरू दुबे ने सरेंडर कर दिया है। बड़ी खबर, गोलीकांड के एक और आरोपी ने सरेंडर किया है। आपको याद होगा 8 पुलिसकर्मियों की बर्बरता से हत्या की गई थी और उसके बाद से ही इनके नाम जो है और इनकी तलाश, नाम सामने आते हैं फिर तलाश शुरू होती है, क्योंकि बहुत स्मार्टली ये भागते भी हैं। तो कानपुर देहात में गोलीकांड के एक और आरोपी, जिसका हम जिक्र करें, धर्मेंद्र उर्फ धीरू दुबे ने वकील की ड्रेस में सरेंडर किया। इसी बीच प्रयागराज से खबर आ रही है, सेल्समैन से लूट। बाइक सवार 4 लोगों ने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया है। हाईकोर्ट फ्लाईओवर की ये पूरी घटना है। सेल्समैन दिनेश जायसवाल से लूट। एसपी सिटी फोर्स के साथ मौके पर मौजूद हैं। तो बाइक सवार 4 लोगों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। सेल्समैन से लूट हुई है, बड़ी खबर। गाजियाबाद में चलती कार में आग। कार में सवार थे 2 लोग, कार से कूदकर इन्होंने अपनी जान बचाई है। गाजियाबाद के मोहन नगर की ये पूरी घटना है, बड़ी खबर। चलती कार में आग लग गई, 2 लोग इसमें सवार थे। अच्छी बात रही, दोनों ने कूदकर जान बचाई, लेकिन गाड़ी किस तरह से जल रही है आप देख पा रहे हैं। अगर किसी वजह से वो अंदर फंसे रह जाते तो जान जा सकती थी। तो कार आग का गोला बन गई, लेकिन आप देख रहे हैं लोग भी वहां से गुजर रहे हैं। अच्छी बात रही कि जो कार में सवार थे 2 लोग, दोनों ही ने ही कूदकर अपनी जान बचा ली है। तो गाजियाबाद में चलती कार में आग लग गई। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं।
और इसी बीच खबर लखनऊ से है। नागरिक सुरक्षा निदेशालय में चोरी हुई है। लखनऊ के नागरिक सुरक्षा निदेशालय की हम बात कर रहे हैं। यहां से कंप्यूटर, रैम, एक्सटर्नल सीडी ड्राइव और मोबाइल चोरी हुए हैं। हजरतगंज कोतवाली में दर्ज हुई है चोरी की एफआईआर। अब जिस तरह से जो भी इक्विपमेंट्स आप देख रहे हैं कि चोरी हुए हैं, ये एक साजिश की तरफ इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ये कोई नॉर्मल चोरी है या इसमें कुछ लोगों की संलिप्तता है? कोई डाटा छुपाने की कोशिश हो रही है? कई ऐसे पहलू हैं जिस पर जांच हो रही है। कंप्यूटर, रैम, एक्सटर्नल सीडी ड्राइव, मोबाइल, ये सब चोरी हुए हैं और इन इक्विपमेंट्स की वैल्यू भी आप समझ सकते हैं। तो अब जो है सुरक्षा निदेशालय में चोरी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है अब जांच की जा रही है हर पहलू पर। ऋषभ हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ऋषभ, क्या ये नॉर्मल चोरी है या कोई साजिश नजर आ रही है? पूरी खबर बताइएगा। जी ना, देखिए, नागरिक सुरक्षा निदेशालय, यहाँ पर उनके आईजी बैठते हैं अमिताभ ठाकुर, उनकी ओर से ये तहरीर दी गई है। उनका कहना है कि उनके दफ्तर में कंप्यूटर से उससे जुड़े हुए कुछ उपकरण हैं जो चोरी हुए हैं। हालांकि शुरुआती तौर पर उन्होंने ये बताया है कि ऑफिस स्टाफ भी इसमें शामिल हो सकता है और जैसे इस मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी वो शक भी जताएंगे कि किसके ऊपर उनको शक है, वो नाम उसका खुलासा करेंगे। जो शुरुआती जांच है उसमें अभी तो उन्होंने कोई बड़ी साजिश की आशंका नहीं जताई है। उन्होंने बताया है कि ये किसी की पर्सनल जरूरत या हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर केस से जुड़ा हुआ कोई ऐसा डेटा हो जिसके मद्देनजर किसी ने चोरी की। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। संशय है लेकिन जांच के बाद ही स्पष्ट कहा जा सकता है कि कारण क्या था। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया है, जबकि एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया, जिसकी तलाश जारी है। इन बदमाशों ने पुलिस लाइन के पास से कार लूटी थी, ऐसा इन पर आरोप है। ये तमंचा आपको नजर आ रहा है, बाइक आपको नजर आ रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ग्रेटर नोएडा से, और ये अब पुलिस की गिरफ्त में है। इन पर आरोप है कि पुलिस लाइन के बाहर से ही इन्होंने कार चोरी करने की कोशिश की। कुख्यात सुंदर भाटी के भतीजे अनिल भाटी ने दिल्ली के साकेत नगर थाने में सरेंडर कर दिया। उस पर 25,000 का इनाम घोषित था। अनिल भाटी पर 45 लाख रुपए की रंगदारी मांगने और कई अन्य मुकदमे हैं जिसमें उसकी तलाश थी। बता दें कि 2 दिन पहले ही अनिल भाटी का पिता सहदेव भाटी भी सूरजपुर पुलिस के सामने उसे भी गिरफ्तार किया था सूरजपुर पुलिस ने। तो कुल मिलाकर आप ये देख रहे हैं कि प्रदेश सरकार की सख्ती का असर नजर आ रहा है और अपराधी, कुख्यात अपराधी जो हैं वो खुद सरेंडर कर रहे हैं। और यहां पर भी अनिल भाटी आप देख भी रहे हैं, 45 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का इस पर आरोप था और प्रशासन का ही डर, सरकार का ही डर कि इसने खुद ही सरेंडर कर दिया। उधर कानपुर के मछरिया इलाके में 2 गुटों में विवाद हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। जमकर मारपीट हुई जिससे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस सूचना देने के बाद भी मौके पर नहीं पहुंची, ऐसा आरोप लग रहा है। तो 2 गुटों में मारपीट हुई है, जमकर लात घूंसे चले, लोग तमाशबीन भी रहे तो कुछ लड़ते भी रहे। पुलिस को खबर की गई लेकिन आरोप लग रहे हैं कि पुलिस पहुंची नहीं। उधर कासगंज में गांव कुमराई में दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई। यहां पर एक विवाहित महिला की उसके ससुराल वालों ने मारपीट कर पहले उसे अधमरा किया, फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। महिला के परिवार वालों ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया है। आरोप यह है कि आरोपी पति सुभाष ने अपने पिता और भाई भाभी के साथ मिलकर पत्नी नीलम को बेरहमी से पीटा और फिर उसका गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर इन सभी आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। चोट मारी है, फिर उन्होंने उसके गले में उसके रस्सी वस्सी डाल के उसे फांसी से मारा है। उसका सर फाड़ दिया है पूरा, उसके कान वान फाड़ दिए है। पूरी फैमिली ने मिलके मारा है उसे। उस संबंध में जो है ये भी जानकारी है कि जो उनकी हत्या है चुन्नी से दबा के की गई है। बता रहे हैं लोग कि ये उनके पति पत्नी के बीच में पारिवारिक मनमुटाव था, जिसके कारण से पति के द्वारा उनका गला दबाकर हत्या की। पहले भी आपस में दहेज का मुकदमा इन लोगों में दर्ज था। फिरोजाबाद में दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। यहां पर एक व्यक्ति को उसके दुकान में उसके ही भाई ने जिंदा जला दिया। देखिए रिपोर्ट। फिरोजाबाद में एक ज्वेलर को उसकी दुकान में स्प्रिट डालकर जिंदा जलाने का मामला सामने आया।
जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। आग की लपटों में घिरा ज्वेलर बचने की हर मुमकिन कोशिश करता है, अपनी दुकान से दौड़ता हुआ बाहर निकलता है, जिसको देखकर आसपास के दुकानदार कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लेते हैं। इसके बाद इलाज के लिए हॉस्पिटल उसको ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। रोहित नाम का लड़का था, दुकान पे भैया काम कर रहे थे, आया और आग के ऊपर स्प्रे डाल कर आग लगा के गया। मतलब उसकी घरवाली खत्म हो गई है 3-4 दिन पहले फांसी लगा के, तो उससे कोई 8 बार नहीं आए। इसमें जो आग लगाई है, किसने आग लगाई है और क्यों लगाई है? जो उसकी मतलब इसके मौसी का लड़का है जो रोबिन, जिसने आग लगाई है। घटना द्वारकाधीश पुलिस चौकी के पास सराफा बाजार की है। जलाने का आरोप ज्वेलर के मौसेरे भाई रॉबिन पर लगा है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पीड़ित राजेश वर्मा करीब 90% जल चुका है, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है और गंभीर हालत को देखते हुए ही हायर सेंटर उसको रेफर किया गया है। तो भाई ने भाई को जला दिया। भावनाएं कितनी कमजोर होती जा रही हैं। फिरोजाबाद में व्यापारी को भी जिंदा जलाने के मामले पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा। कहा, इधर भाजपा के अपने सांसद विधायक कानून व्यवस्था को लेकर खुद की ही सरकार के शासन प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, उधर अपराध नहीं रुक रहे हैं। फिरोजाबाद से व्यापारी समाज के एक व्यक्ति को जिंदा जलाने की दुखद खबर आई है। लगता है प्रदेश की लगाम गलत लोगों के हाथ में चली गई है। अगली खबर भी अपराध से ही जुड़ी हुई है। कानपुर के चर्चित संजीत अपहरण और हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए अब पुलिस आरोपियों की ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट कराने जा रही है। देखिए रिपोर्ट। कानपुर के बर्रा थाना इलाके में संजीत यादव अपहरण और हत्याकांड की गुत्थी अभी तक सुलझ नहीं पाई है। अब पुलिस पकड़े गए आरोपियों का नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराने जा रही है, जिससे वारदात का पूरा सच सामने आ सके। इसी के साथ पुलिस एक बार फिर से पांडु नदी में सर्च ऑपरेशन शुरू करने जा रही है, जिससे संजीत का शव बरामद किया जा सके। दरअसल 22 जून को लैब टेक्नीशियन संजीत यादव का अपहरण हुआ था। 13 जुलाई को परिजनों के पास 30 लाख की फिरौती का फोन आया। परिजनों का दावा है कि पुलिस के कहने पर फिरौती की रकम दी गई, लेकिन पुलिस लगातार फिरौती से इनकार करती रही। फिरौती की रकम को लेकर अब तक असमंजस बरकरार है। वहीं संजीत के परिजन लगातार सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे हैं। हालांकि पुलिस इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन परिजन पुलिस के दावे पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चीन के साथ सीमा विवाद के बीच आज से दिल्ली में 3 दिवसीय नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है। ये कॉन्फ्रेंस 19 से 21 अगस्त तक चलेगी और पहले दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में नौसेना प्रमुख के नेतृत्व में सभी कमांडर हिंद महासागर में इंडियन नेवी की ऑपरेशनल तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। फिल्म स्टार सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुना सकता है। सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि सुशांत की मौत की जांच सीबीआई करेगी या फिर मुंबई पुलिस। देश और दुनिया से इस जांच की मांग उठ रही है और ये कहा जा रहा है कि मामला जो है सीबीआई को ट्रांसफर किया जाना चाहिए। मुंबई पुलिस पर बहुत सारे सवाल उठाए गए। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है और आज ये माना जा रहा है कि कोर्ट ये स्पष्ट कर देगा कि जांच मुंबई पुलिस करेगी या फिर ये जांच सीबीआई के हाथ में सौंपी जाएगी। उधर बॉलीवुड स्टार संजय दत्त इलाज के लिए मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती हुए हैं। संजय दत्त ने अपने घर से निकलते वक्त वहां मौजूद लोगों से कहा है कि मेरे लिए दुआ कीजिए। संजय दत्त को कार्तिक छोड़ने के लिए उनकी पत्नी मान्यता दत्त, बहनें प्रिया और नम्रता भी मौजूद रहीं। संजय दत्त की पत्नी मान्यता ने एक स्टेटमेंट जारी किया और कहा कि ये मुश्किल समय है। संजय पर पहले भी मुश्किल समय आए हैं और हम इस समय को पॉजिटिव तरीके से जो है हैंडल करेंगे। उन्होंने संजय दत्त के प्रशंसकों को समर्थन के लिए शुक्रिया कहा और कहा कि आप किसी भी तरह की अफवाह पर विश्वास मत कीजिए। और अब बात बाढ़ की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कई नदियों में बढ़ते जलस्तर से बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। सरयू और घाघरा के बढ़े जलस्तर ने कई गांवों को प्रभावित कर दिया, डुबो दिया है। तराई क्षेत्रों में नदियों का पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, लिहाजा प्रदेश के 16 जिले बाढ़ की चपेट में हैं।
आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं बहराइच महसी के। आपको बता दें कि जुगलपुरवा, जरमापुर, जमई गांव बाढ़ के पानी में घिर चुके हैं। दूसरी तरफ फसल डूबने के साथ ही गांव वालों की माली हालत भी अब खराब होने लगी है। प्रदेश में अब तक 16 जनपद अंबेडकर नगर, अयोध्या, आजमगढ़, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बाराबंकी, बस्ती, देवरिया, गोंडा, गोरखपुर, खीरी, कुशीनगर, मऊ, संत कबीर नगर और सीतापुर के 642 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। इनमें से 362 गांव तो पानी में डूब चुके हैं। सरकार ने लोगों की मदद के लिए बाढ़ चौकियों के साथ नाव की व्यवस्था की है, जिससे लोगों तक मदद पहुंच सके, लेकिन ये कई जगहों पर नहीं पहुंच पा रही है। पानी का तेज बहाव इतना ज्यादा है कि वो चिता को भी बहा कर ले गया। तस्वीरें ऐसी ही सामने आई हैं, आपने पहले नहीं देखी होंगी, देखिए। पहाड़ में बारिश का खतरनाक रूप देखने को मिला। हम आपको दिखाते हैं एक ऐसा ही वीडियो जिसमें पहाड़ में हो रही लगातार बारिश का ये खतरनाक रूप देखा गया। लोग मृतक का अंतिम संस्कार करने के लिए नदी किनारे आए थे। चिता जलाई गई, लेकिन अचानक से पहाड़ी नदी में तेजी से पानी आ जाता है और पानी अपने साथ जलती चिता को बहा ले जाता है। लोग भी डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। हालांकि वीडियो कब और कहां का है इसका पता नहीं चल पाया। उधर हापुड़ में इन दिनों बारिश और बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। गंगा में उफान के चलते गढ़मुक्तेश्वर तहसील के कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। इन गांवों में कई फीट तक पानी भरा हुआ है और अगर आप बाइक या फिर कार के सहारे यहां जाएंगे तो आपकी बाइक और कार कई फीट पानी में फंस जाएगी। जनता तो जनता, सोचिए अगर विधायक जी अपने लाव लश्कर के साथ नदी की धारा के बीच फंस जाए तो पूरे अमले में हड़कंप तो मचेगा ही। ऐसा ही हुआ था सीतापुर में विधायक जी के साथ। विधायक जी बीच मझधार में फंसे तो उनको हनुमान जी भी याद आ गए। देखिए। सीतापुर में बाढ़ग्रस्त इलाके का दौरा करने पहुंचे विधायक जी अचानक से नदी की धार में फंस गए। खास बात ये रही कि जैसे ही बीच धार में नाव का इंजन बंद हुआ, बीजेपी के विधायक ज्ञान तिवारी जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। विधायक जी के साथ ही नाव में बिस्वा एसडीएम, तहसीलदार समेत 10 लोग सवार थे, लेकिन विधायक जी इतने घबराए हुए थे कि हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। जब नाव किनारे पर जाके लगी तब जाके उन्होंने राहत की सांस ली। रेत जैसा जहाँ पे थोड़ा कम गहराई थी उससे जाकर के टकरा गया बीच धारा में, बीच के उसमें। तो हमारे जो पीएससी के लोग थे उन्होंने अपने साहस का परिचय देते हुए उससे स्टीमर से ठान गए और वहाँ पे इसको रोक करके रोकने का प्रयास किया। बीजेपी विधायक का ये हनुमान चालीसा पाठ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब आपको बुलंदशहर और बाराबंकी की बाढ़ की तस्वीरों को भी दिखाते हैं। जिसने पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है, जिसने मैदानी इलाके में कहर ढाया है। बुलंदशहर के राजघाट इलाके में पानी के कटान के चलते एक मकान गंगा में समा गया। महज 5 सेकंड में मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गया। मकान का एक हिस्सा पूरी तरह से गंगा में समा गया। हालांकि गनीमत रही कि हादसे के वक्त मकान में कोई नहीं था। बारिश से मकान में पहले ही बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई थीं। उधर बाराबंकी में भी बाढ़ से जिंदगी बेबस नजर आ रही है। लोगों के घर पानी में डूबे हुए हैं और बाढ़ से घर को डूबते देखने के अलावा और कोई दूसरा चारा भी नहीं है। जो हेडपंप पीने के पानी के लिए एकमात्र सहारा था, वो भी बाढ़ में डूब गया है। हेडपंप का ऊपरी हिस्सा पानी के ऊपर नजर आ रहा है और मजबूरी ऐसी कि बाढ़ प्रभावित लोग बाढ़ में डूबे हेडपंप से पानी निकाल रहे हैं। पिथौरागढ़ शहर में आसमानी आफत का तांडव देखने को मिल रहा है। बारिश की वजह से यहाँ 4 घर मलबे से पूरी तरह से बह गए हैं। एक घर में इतना मलबा आ गया कि सीमेंट की मजबूत छत ही टूट गई। गनीमत रही कि उस वक्त घर पर कोई मौजूद नहीं था। इस घर से सटे 2 मकानों पर भी खतरा मंडरा रहा है। बजेटी नाले के पास भी एक घर खतरे की जद में आ गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।